जिस फिल्म में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जैसी ऑसम अभिनेत्रियां हैं, क्या उस भूल भुलैया पार्ट 3 ने कमाल किया है? जिस फिल्म में कार्तिक आर्यन हैं, जो पूरे शबाब में हैं, क्या वो फिल्म दर्शकों को बांध कर रख पाती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अनीस बज्मी भूल भुलैया 3 में जादू पैदा कर पाए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मैं देने आ गया हूं भूल भुलैया पार्ट 3 के रिव्यू के साथ। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं भूल भुलैया पार्ट 3 की। और आज ब्रूटली मैं इसका रिव्यू देने जा रहा हूं, मगर हां, कोई स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, क्योंकि फिल्म आज ही रिलीज हुई है। जाहिर सी बात है, कई लोग देखना चाहेंगे, इसलिए मैं कोई स्पॉइलर अलर्ट नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स बहुत दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहली बात, जो ना कार्तिक आर्यन सुनना चाहेंगे ना अनीस बज्मी। दोस्तों, एक ब्रांड को किस तरह से बर्बाद किया जाता है ना, भूल भुलैया पार्ट 3 इसकी जीती जागती मिसाल है। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। जब भूल भुलैया पार्ट 1 रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार थे, विद्या बालन थी, आप जानते हैं भूल भुलैया पार्ट 1 अंधविश्वास को धराशायी करती थी, अंधविश्वास को एक्सपोज करती थी। यह भूतिया फिल्म नहीं थी। मगर फिर आती है भूल भुलैया पार्ट 2। एक तरह से कहा जा सकता है इस ब्रांड को बर्बाद करने की कोशिश वहीं से शुरू हो गई थी। मगर भूल भुलैया पार्ट 2 में खास बात यह थी कि वो एंटरटेनिंग थी, उसकी कॉमेडी आपको गुदगुदाती थी, उसका हॉरर आपको पसंद आ रहा था। मगर भूल भुलैया पार्ट 3 आते आते सब कुछ बर्बाद हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक ऐसी फिल्म जिसके इतने कमजोर डायलॉग्स हैं, इतना कमजोर स्क्रीन प्ले है, ये पूरी फिल्म जो है ना, आपको फेडेड दिखाई देती है। जैसे जीन्स होता है और फेडेड जीन्स होता है ना, ये फिल्म आपको फेडेड दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि रिलीज करने से पहले किसी ने इस पर जो है साबुन रगड़ दिया था। लोगों के चेहरे बर्न कर रहे हैं इस पूरी फिल्म में। लोगों के चेहरे पर इतनी ज्यादा लाइटिंग दिखाई देती है, खासतौर से जो आउटडोर सीन्स हैं। यानी कि आप ये उम्मीद करते हैं ना कि भाई भूल भुलैया पार्ट 2 की सफलता के बाद भूल भुलैया पार्ट 3 में प्रोड्यूसर्स और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता इस फिल्म में बहुत ज्यादा पैसा लगाया भी गया है या नहीं। मगर शुरुआत मैं करना चाहूंगा अपनी दो पसंदीदा अभिनेत्रियों के साथ। दोस्तों, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, ये दोनों मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। और मुझे लगा था कि इन दोनों की मौजूदगी ही काफी है भूल भुलैया पार्ट 3 देखने के लिए। मगर आप जानते हैं, ये दोनों बेतहाशा टैलेंटेड अभिनेत्रियां, एक्ट्रेसेस, इस फिल्म में इस कदर वेस्टेड हैं, इस कदर उनके टैलेंट की बर्बादी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। विद्या बालन एक बहुत ही रियलिस्टिक अभिनेत्री हैं, मगर इस फिल्म के अंदर आप देखिएगा ओवर एक्टिंग करती हुई दिखाई देती हैं वो। और मैंने आज तक विद्या बालन को ओवर एक्टिंग करते नहीं देखा। वो इस फिल्म में कहीं पर भी कंफर्टेबल नहीं दिखाई देती हैं, कुछ सीन्स को छोड़कर। खासतौर से जब उनके अंदर वो मंजुलिका का भूत आता है ना, तब वो जाकर दिखाई देती है, तब उनमें जान दिखाई देती है। मगर अदरवाइज मैं कह सकता हूं कि मैंने जितनी भी विद्या बालन की फिल्में देखी हैं, ये उनकी सबसे कमजोर एक्टिंग थी। इंटरवल से ठीक पहले माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है। माधुरी दीक्षित मेरे स्कूल के जमाने की फेवरेट। मगर माधुरी दीक्षित, मुझे लगता है एक बार फिर कुछ दिनों के लिए उन्हें अपनी पुरानी फिल्में देखनी चाहिए। तेजाब देखनी चाहिए, उन्हें परिंदा देखनी चाहिए, हम आपके कौन देखनी चाहिए। यहां पर माधुरी दीक्षित ने एक ऐसे इंसान का किरदार निभाने की कोशिश की है जिसके अंदर भूत है, या कम से कम वो ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि उसके अंदर भूत है, चुड़ैल है, जो भी आप कह सकते हैं। माधुरी दीक्षित का किरदार विद्या बालन से भी कमजोर है। जी हां, तो ये तो बात हो गई इन दो एक्ट्रेसेस की जो मेरी फेवरेट हैं। अब बात करना चाहेंगे कार्तिक आर्यन की। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की खास बात है, ये जो हल्के फुल्के रोल्स होते हैं ना, उनमें कार्तिक आर्यन बहुत शानदार फिट बैठते हैं। याद है आपको
उन्होंने अपनी फिल्मों की शुरुआत की थी प्यार के पंचनामे से। कितनी शानदार एक्टिंग की थी। और प्यार का पंचनामा में उनका वो जो लंबा चौड़ा मोनोलॉग था, एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच वो देते हैं। भूल भुलैया पार्ट 3 कायदे से एक ऐसी फिल्म थी जो कार्तिक आर्यन के टैलेंट के हिसाब से बनी एक फिल्म थी। मगर चूंकि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना कमजोर है, इसकी कॉमेडी इतनी कमजोर है कि कार्तिक आर्यन आपको इरिटेट करने लगते हैं। सही सुना आपने, कार्तिक आर्यन इस पूरी फिल्म में आपको इरिटेट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमैक्स। जी हां, फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपके होश उड़ा देता है, और मैं आपको नहीं बतलाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, और चूंकि आज पहला दिन है, आप में से कई लोग ये फिल्म देखना चाहेंगे। आप जाइए, जरूर देखिए, वो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। बेशक ये फिल्म मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, मगर मैं चाहता हूं आप ये फिल्म जाकर जरूर देखें। क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देता है। मगर जहां तक दो अहम पहलू हैं, नंबर 1 कॉमेडी, नंबर 2 हॉरर यानी जंप स्केयर्स। इस फिल्म में बमुश्किल एक या दो सीन्स होंगे जो आपको वाकई डराते हैं, वाकई डराते हैं। एक या दो सीन्स होंगे मुश्किल से। जहां तक कॉमेडी की बात है दोस्तों, आप जानते हैं इसमें राजपाल यादव हैं, मिश्रा जी हैं, मगर बावजूद इसके वो आपको हंसा नहीं पाए, क्योंकि आप जानते हैं राजपाल यादव ने भूल भुलैया पार्ट 1 पार्ट 2 अपनी वो चोटी के साथ हमें कितना हंसाया था। मगर यह फिल्म चूंकि स्क्रिप्ट के लिहाज से इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, इट डजंट लीव एन इंपैक्ट। क्योंकि देखिए, अगर आप एक हॉरर कॉमेडी बना रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हॉरर का और कॉमेडी का सही तड़का हो, और अगर सही प्रोपोर्शन नहीं होता तो फिल्म फुस हो जाती है। या तो आप हॉरर फिल्म बनाइए, जी हां, या फिर पूरी तरह से कॉमेडी। हॉरर कॉमेडी फिल्म्स की जो चुनौती यही होती है कि आपको डर के साथ साथ लोगों को हंसाना भी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इस चुनौती में आई एम सॉरी अनीस बज़्मी भूल भुलैया पार्ट 3 में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। फिल्म के अंदर ये 3 कैरेक्टर्स ही हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं। तृप्ति डिमरी का भी किरदार है, मगर तृप्ति डिमरी के चेहरे पर पूरी फिल्म में एक से एक्सप्रेशंस रहते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि एनिमल के बाद या बैड न्यूज के बाद या फिर लैला मजनू के बाद तृप्ति डिमरी मुझे बेतहाशा पसंद आने लगी थी, मगर भूल भुलैया पार्ट 3 में कुछ मजा नहीं आया। दोस्तों मेरे लिए भूल भुलैया पार्ट 3 एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, एक ट्रेजेडी है। और मैं आपको बताता हूं मैं इसे ट्रेजेडी क्यों कह रहा हूं। क्योंकि इस फिल्म के अंदर कार्तिक आर्यन थे, इस फिल्म के अंदर तृप्ति डिमरी थी, इस फिल्म के अंदर माधुरी दीक्षित, विद्या बालन थी, और इसे डायरेक्ट किया था नो एंट्री भूल भुलैया पार्ट 2 के अनीस बज़्मी ने, जिन्होंने न जाने कितनी गुदगुदाने वाली स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं। मगर ये सारा टैलेंट पूल होने के बावजूद फिल्म जो है पूरी तरह से फुस साबित होती है। मैं आपको बताता हूं, पूरे सिनेमा हॉल में सन्नाटा था। कुछ इक्का दुक्का सीन्स थे जब लोग हंसने की कोशिश कर रहे थे, मगर आई एम सॉरी, लोगों को जिस तरह से इस फिल्म को गुदगुदाना चाहिए था, चैलेंज करना चाहिए था, डराना चाहिए था, इसमें फिल्म पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को बिजनेस करने में मुश्किल पेश आएगी। और अगर भूल भुलैया पार्ट 3 अच्छा बिजनेस नहीं करती है तो इस ब्रांड का खात्मा यहीं पर हो रहा है दोस्तों। फिर भूल भुलैया पार्ट 3 जो है भूल भुलैया की ब्रांड की सबसे आखिरी फिल्म होगी। और आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भूल भुलैया पार्ट 3 एक खराब फिल्म है, क्योंकि देखिए भूल भुलैया पार्ट 2 भी आई थी, उसने अच्छा बिजनेस किया था, मगर भूल भुलैया पार्ट 2 के एक पहलू से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता था। और क्यों? जैसे मैंने बताया, भूल भुलैया पार्ट 1 भूतों की फिल्म नहीं थी, चुड़ैलों की फिल्म नहीं थी, वो अंधविश्वास को चैलेंज करने वाली फिल्म थी, और बहुत ही एंटरटेनिंग अंदाज में चैलेंज किया गया था। शानदार परफॉर्मेंस था विद्या बालन का, अक्षय कुमार का। भूल भुलैया पार्ट 2 एक हॉरर फिल्म बन जाती है, एक हॉरर कॉमेडी बन जाती है जिसमें भूत होता है, चुड़ैल होती है। यानी कि जिस मैसेज के साथ, जिस संदेश के साथ भूल भुलैया पार्ट 1 चल रही थी, वो संदेश पार्ट 2 में आके उड़नछू हो जाता है। और पार्ट 3 की यह हालत हो गई है दोस्तों, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना घर के रहे, ना घाट के।
ना हॉरर कॉमेडी फिल्म बन पाई और ना ही आप कोई बेहतरीन संदेश ही दे पाए। मगर हां, जैसे मैंने कहा, इसका क्लाइमैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके क्लाइमैक्स की ही वजह से इसे सऊदी अरेबिया में बैन कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सऊदी अरेबिया में यह फिल्म बैन हो गई है। क्यों? इसके क्लाइमैक्स की वजह से। जानता हूं आपके जहन में उत्सुकता होगी ये फिल्म देखने की। बिल्कुल जाइए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि भाई किसी भी प्रोड्यूसर, किसी भी डायरेक्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर जैसे मैंने कहा, अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिल्म। दोबारा देखने की हिम्मत मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। फिल्मी बातें विद अभिसार।